स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यहाँ हमें दो स्थितियाँ पढ़नी हैं, एक बार अक्षीय स्थिति में और एक बार निरक्षीय स्थिति में। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार है अक्षीय स्थिति के लिए और एक होता है निरक्षीय स्थिति के लिए। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति देख लेते हैं। देखिए, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू यहां ले लिए, प्लस क्यू यहां ले लिए। इन दोनों के बीच की दूरी को हम 2a माने हैं, तो ये वाला भी a हो जाएगा और ये वाला भी a हो जाएगा। ठीक है क्या? तो इसके अक्ष के दिशा में जो भी बिंदु है वो सारे अक्षीय बिंदु कहलाएंगे। तो हमने अक्ष के दिशा में एक बिंदु ले लिया P, और इसी P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। इसी P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। ठीक है, पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये 2qa के बराबर आया था, और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। ठीक है क्या? इन दोनों का हमें जरूरत पढ़ने वाला है। आपको बताया गया था कि जो भी दूरी मापते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव से, वो उसके केंद्र से मापते हैं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों के बीच की दूरी को 2a लिया जाता है, 2a लिया जाता है, ताकि a इधर हो जाए, a इधर हो जाए। इससे समीकरण के निगमन में आसानी होती है। तो हमने मान लिया कि ये जो P बिंदु है केंद्र से r दूरी पर है, केंद्र से r दूरी पर है। ठीक है क्या? अब देखिए, प्लस q का दूरी P से, प्लस q का दूरी P से, तो ये दूरी में से अगर मैं इतना दूरी घटा दूं तो ये दूरी आ जाएगा। ये दूरी है r, r में से अगर a को घटा दूं तो प्लस q से p की दूरी पता चल जाएगी। अब देखिए, माइनस q से p की दूरी, माइनस q से p की दूरी, तो देखिए इतना r है जिसमें a और जोड़ दूं तो r प्लस a, ये हो जाएगा माइनस q से p की दूरी। ठीक है क्या? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो देखिए, एक बार प्लस p के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार माइनस q के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है क्या? और आपको बता चुका हूं कि अगर पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे कि जो दिशा बल का होता है वही दिशा E का होता है। माइनस q के कारण, देखो प्लस q जो है उसके कारण क्षेत्र की दिशा में बल महसूस करता है, और माइनस q के कारण क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल महसूस करता है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। चलिए देखिए, प्लस q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो उसको नाम दे देते हैं E प्लस। ये हम देखिए फॉर्मूला हम पिछले क्लास में पढ़े, इसको लगा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/। अब प्लस q से इसकी दूरी, ये r, ये वाला r नहीं है, ये एक सामान्य केस में r है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कितने दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। ये वाला डिस्टेंस था, ये दूरी था। तो देखिए यहाँ पर प्लस q से p की दूरी r माइनस a, तो यहाँ पर r का वर्ग की जगह क्या आ जाएगा,
आर माइनस ए का वर्ग। ठीक है क्या? इसकी दिशा कैसी होगी? इस तरीके से होगी, प्लस क्यू के कारण इस दिशा में, माइनस क्यू के कारण इस दिशा में। अब देखिए माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, तो E माइनस बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे माइनस क्यू से दूरी R प्लस ए, तो R प्लस ए का वर्ग। चूंकि ये Q माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू लगा दिए, इसकी दिशा इस तरफ होगी। ठीक है क्या? विपरीत दिशा। ठीक है, लेकिन अगर दिशा दिखा रहा हूं तो माइनस मत लिखिए, माइनस लिख रहे हैं तो दिशा मत दिखाइए। मैं आपको समझाने के लिए ये बता दे रहा हूं, माइनस आ रहा है इसका मतलब इसका दिशा इधर है, अब प्लस आ रहा है इसका मतलब इसका दिशा इधर है। तो देखिए P पर कुल क्षेत्र, P पर कुल क्षेत्र, तो E बराबर E प्लस प्लस ई माइनस, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्र आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, ई बराबर ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस ए का वर्ग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस ए का वर्ग। जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर, उभयनिष्ठ जो समान कॉमन है दोनों में उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो Q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। ठीक है क्या? तो 1/r माइनस ए का वर्ग माइनस 1/r प्लस ए का वर्ग क्या हो गया? बच गया। अब हमने क्या किया, Q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट, हमने r माइनस ए का वर्ग और r प्लस ए का वर्ग को क्या ले लिया? लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बचा? r प्लस ए का वर्ग माइनस r माइनस ए का वर्ग। ठीक है क्या? अब देखिए ऊपर को देखिए, E बराबर क्या हो गया? Q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको ओपन कर दिए r प्लस ए को, तो क्या हो जाएगा? r का वर्ग धन a का वर्ग धन 2 RA माइनस, ये बीच में माइनस, अब इसको भी ओपन कर दिया तो क्या हो गया? r का वर्ग धन a का वर्ग ऋण 2RA। नीचे नीचे क्या लिखा है देखिए, नीचे लिखा है r माइनस ए का वर्ग r प्लस ए का वर्ग। ठीक है क्या? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको 2 बार लिख दीजिए, इसको 2 बार लिख दीजिए, r माइनस ए r माइनस ए r प्लस ए r प्लस ए। ठीक है क्या? अब आप फॉर्मूला क्या जानते हैं कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है क्या? देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 बार ऐसे आ गया, r प्लस ए r माइनस ए r प्लस ए r माइनस ए। ठीक है, ये 2 पेयर है, r प्लस ए r माइनस ए r प्लस ए, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? देखिए r का वर्ग ऋण a का वर्ग, और फिर से ये भी क्या बना लिए? r का वर्ग ऋण a का वर्ग, यानी कि r का वर्ग ऋण a का वर्ग इस पूरे का वर्ग, तो r का वर्ग ऋण a का वर्ग इस पूरे का वर्ग। ब्रैकेट को खोल दीजिए, q बटे 4 एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा? r का वर्ग धन a का वर्ग धन 2RA ऋण r का वर्ग ऋण a का वर्ग ऋण ऋण धन 2RA
बटे आर का वर्ग ऋण ए का वर्ग इस पूरे का वर्ग। ठीक है क्या? देखिए आर का वर्ग से आर का वर्ग, ए का वर्ग से ए का वर्ग, 2RA तो Q बटे 4 पाई एप्सिलन, ये हो गया क्या 4RA बटे आर का वर्ग ऋण ए का वर्ग। ठीक है क्या? अब देखिए इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलन और P बराबर होता है 2QA, तो 2QA को अलग लिख दिए। देखिए 2 × 2QA R बटे आर का वर्ग ऋण ए का वर्ग और इस पूरे का वर्ग। देखिए 4 है ये 4 हो गया, Q है ये Q हो गया, A है ये A हो गया, R है ये R हो गया। तो इसको हमने 2QO को अलग से लिख दिया है और 2R को अलग से लिख दिया है। 2QA इसलिए लिखे हैं ताकि इसको P के रूप में हम लिख सकें। ठीक है, तो इसमें से 2 निकाल लिए, ये Q है ये A है, उसको एक साथ लिख दिए, इसमें का 2 बच गया, इसमें का R बच गया। तो ये क्या हो गया देखिए 1/4 पाई एप्सिलन और ये होता है P, तो ये क्या हो जाएगा 2PR बटे R का वर्ग ऋण A का वर्ग और इस पूरे का वर्ग। ये आपका E का अक्षीय स्थिति पर क्या आ गया, समीकरण आ गया। अब इसी में थोड़ा स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब है लघु द्विध्रुव के लिए, लघु द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव को लघु द्विध्रुव तब बोला जाता है जब R का मान काफी ज्यादा हो। इन दोनों के बीच जो दूरी है उसके मुकाबले R का मान काफी ज्यादा हो। द्विध्रुव के बीच में जो दूरी है उसके मुकाबले R का मान काफी ज्यादा हो, तब उसको लघु द्विध्रुव बोला जाता है। कहने का मतलब अगर मैं P से द्विध्रुव को देखूं तो बहुत छोटा नजर आ जाएगा, तब इसका मतलब यह है कि R बहुत बड़ा है और इसके सामने A बहुत छोटा राशि है। तो जब R का मान बहुत बड़ा हो जाए किससे, A से, तब इसको लघु द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, तो हम R का वर्ग ऋण A का वर्ग के जगह लगभग R का वर्ग लिख सकते हैं। हमने इस R के सामने A को इग्नोर कर दिया क्योंकि R बहुत बड़ा है A से, तो एक R के सामने बहुत छोटा राशि है। तो इसी को कैसे लिखेंगे देखिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलन नॉट 2PR और R माइनस R का वर्ग ऋण A का वर्ग के जगह केवल R का वर्ग, तो ये R का वर्ग और इस पूरे का वर्ग, R के घात 4 आ गया, 1 कट जाएगा और यहाँ 3 बचेगा। तो क्या आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलन 2P/R का घन। तो ये आ जाएगा आपका लघु द्विध्रुव के लिए। ठीक है, ये किसके लिए आ जाएगा, लघु द्विध्रुव के लिए। कितना आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलन 2P/R का घन। तो ये लघु द्विध्रुव के लिए है, ये सामान्य जनरल इक्वेशन है और ये लघु द्विध्रुव के लिए रहेगा। ठीक है क्या? इसके बाद हमको पढ़ना है किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर। तो हम फिर से वैद्युत द्विध्रुव बना ले रहे हैं, -Q + Q। ये है इसका केंद्र, यहां से यहां A है, यहां से यहां भी A है। ठीक है, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। इस डायरेक्शन में जो भी दूरी लेंगे हम, ये निरक्षीय स्थिति है। ठीक है,
ये निरक्षीय स्थिति है। तो देखिए हमने इसको इससे जोड़ दिया और हमने इससे इसको जोड़ दिया। इस बिंदु P पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि निरक्षीय स्थिति पर है। मान लेते हैं कि ये अगर थीटा है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए प्लस क्यू से दूर की ओर होता है और माइनस क्यू से माइनस क्यू की ओर होता है। वैद्युत क्षेत्र हम का दिशा पढ़ चुके हैं कि कैसा होगा, अगर प्लस क्यू है तो इससे दूर की तरफ होगा, माइनस क्यू है तो इसके पास की तरफ होगा। उसमें भी हमने किए थे, प्लस क्यू था उससे दूर की तरफ, माइनस क्यू था उससे पास की तरफ। उससे पहले आपको किसी भी भौतिक राशि को दो घटकों में तोड़ने आना चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कोई भौतिक राशि है जो वो भौतिक राशि सब चल मान लेते हैं कि वो बल है और ये अगर इससे थीटा कोण बना रही है तो जिस दो लंबवत घटकों में तोड़ना कहते हैं इसको, दो लंबवत घटकों में तोड़ना, जिधर थीटा बनाता है उधर बल का कॉस थीटा जाएगा या कोई भी भौतिक राशि का कॉस थीटा जाएगा और जिधर थीटा नहीं बनाता है वहां उस भौतिक राशि का साइन घटक जाएगा, मतलब एफ साइन थीटा। ठीक है क्या? अब देखिए इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र का दिशा इस तरीके से होगा, इससे दूर, इससे दूर, और माइनस क्यू के कारण कैसा होगा, इससे पास, इससे पास। ठीक है क्या? इस तरीके से। कभी भी आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा समझ में नहीं आएगा तो वहां पर क्या करना है, धनात्मक एक कूलाम को रख देना है। धनात्मक एक कूलाम जिधर बल महसूस करेगा वही वैद्युत क्षेत्र का दिशा होगा। ये प्लस है, धनात्मक एक को रखोगे तो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये माइनस है, धनात्मक एक को यहाँ रखोगे तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, दो थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दो थीटा हो जाएगा। क्यों? ये त्रिभुज का क्या है, गुण है कि किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी बाह्य कोण विपरीत अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ये बाह्य कोण है, इसके दोनों विपरीत अंतःकोण के योग के बराबर ये होगा। ठीक है क्या? चलिए फिर से पुराना वाला, ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का वर्ग। ठीक है, केंद्र से हम कितना दूरी लेते हैं, यहाँ आर, ये यहाँ से यहाँ दूरी, ये सामान्य जनरल इक्वेशन का है। यहाँ आर का मतलब है जिस बिंदु पर निकाल रहे हो उस बिंदु की दूरी आवेश से। ठीक है, जिस बिंदु पर ये वाला आर और ये वाला आर एक नहीं है। ठीक है क्या? ये सामान्य दूरी दिखा रहा है, इसका वैल्यू रख के भी आपको समझाता हूं। प्लस क्यू से पी की दूरी कितना है, अगर ये ए है ये आर है तो पाइथागोरस से इसका वैल्यू आ जाएगा आर का वर्ग धन ए का वर्ग। अगर ये ए है ये आर है तो पाइथागोरस से आ जाएगा आर का वर्ग धन ए का वर्ग। ठीक है, कैसे लिखते हैं, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग, तो ये वाला निकल जाएगा। इसमें भी वही करेंगे, इसका वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, इससे आपको ये दूरी मिल जाएगा। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण होगा E1 मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, दूरी कितना है प्लस क्यू से इसके बीच दूरी कितना है, आर का वर्ग धन ए का वर्ग, तो आर का वर्ग धन ए का वर्ग का रूट है और का वर्ग है। ठीक है क्या? तो ये कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, ये रूट से वर्ग कट जाएगा, आर का वर्ग धन ए का वर्ग,
अब माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो माइनस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, E2 मान लेते हैं, ये हो गया 1/4πε0 क्यू बटे, यहाँ माइनस लिख देंगे अगर, ठीक है, तो माइनस हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम दिशा दिखा दिए हैं। माइनस का मतलब है अपने तरफ खींच रहा है, प्लस का मतलब है अपने से दूर भगा रहा है, तो हम दिशा पहले से दिखा दिए हैं, तो माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। क्योंकि पुराने वाले केस में हम माइनस इसलिए लिखे थे कि सीधा सीधा जोड़ सकते थे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे थे, एक इधर, तो इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है कि इधर वाले को धनात्मक ले रहे हो, इधर वाले को ऋणात्मक ले लो। इसलिए पिछले क्लास में हमने दिशा दिखा दिया था, मतलब माइनस लिख दिया था। इसमें इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक जो है इस दिशा में है, एक जो है देखो एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है, तो हम प्लस माइनस दिखाने का कोई मतलब नहीं है, हमको इसको दो सदिश मान के क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो ये फिर से क्या हो गया, देखो ये वर्ग फिर कट जाएगा, तो r का वर्ग धन a का वर्ग भी नीचे बच जाएगा, क्योंकि रूट होके ये फिर से क्या हो जाता है ना, वर्गमूल होके वर्ग करते कट जाता और इतना आ जाता, ठीक है क्या। तो इस दिशा में E है, E1 है, इस दिशा में E2 है। देखिए इधर अलग से बना दे रहे हैं, ये P है, इस दिशा में E1 है और इस दिशा में E2 है, ठीक है क्या। E1 और E2 का मान समान है, E1 और E2 का मान समान है, E1 और E2 का मान समान है। इसका मतलब इन दोनों का परिणामी एकदम इसके मध्य में होगा, एकदम इसके मध्य में होगा। तो ये पूरा 2 थीटा है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये दोनों बराबर किस लिए हुए, क्योंकि E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है क्या। अगर इसको E1 और E2 को दो लंबवत घटकों में तोड़े होते, दो लंबवत घटकों में तोड़े होते, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, तो देखिए E1 cos थीटा इधर आता और E1 sin थीटा इधर आता, E2 cos थीटा इधर आता और E2 sin थीटा इधर आता। E1 E2 बराबर है sin थीटा, एक दोनों को खत्म कर दिए, इस दिशा में कुछ नहीं बचा, लेकिन इस दिशा में क्या बचा है, E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा, ठीक है। तो कुल E कितना हो गया, कुल E P पर कितना हो गया, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 और E2 बराबर हैं, तो इसको E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 2E1 cos थीटा, ठीक है क्या। cos थीटा का मान देखें, ये है त्रिभुज, ये है त्रिभुज, ये है थीटा और ये है रूट r का वर्ग धन a का वर्ग, ये है r और ये है a। cos थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, a है, कर्ण कितना है, r का वर्ग धन a का वर्ग, इस मान को रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2E1 का मान कितना है, ये देखिए 1/4πε0 क्यू बटे r का वर्ग धन a का वर्ग गुणा cos थीटा का मान a बटे r का वर्ग धन a का वर्ग, इस पूरे का रूट है। आगे देखिए E बराबर 1/4πε0 2QA, यहाँ हो गया 2QA
और नीचे देखिए ये है, ऐसा है, देखिए r का वर्ग धन a का वर्ग, इसका घात 1 मान लेते हैं क्योंकि इसका घात कुछ नहीं मतलब 1 है, और r का वर्ग धन a का वर्ग, इसका घात है 1/2। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि रूट a का वर्ग धन रूट 1 r का वर्ग धन a का वर्ग, इसका क्या मतलब होता है, ये क्या है, r का वर्ग धन a का वर्ग का घात 1/2। ठीक है क्या, और जब आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाती है, तो e किसके बराबर हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa। फिर से क्या पढ़े थे, p बराबर 2qa। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ आ गया p और ये आ गया r का वर्ग धन a का वर्ग 3/2, है ना, 1 प्लस आधा, डेढ़ मतलब 3/2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आ गया। अब इसमें स्पेशल केस पढ़ेंगे लघु द्विध्रुव के लिए। देखिए लघु द्विध्रुव के लिए तो अभी देखे थे, लघु द्विध्रुव का मतलब है कि r का मान काफ़ी ज़्यादा हो जाए a से, तो हम r का वर्ग धन a का वर्ग को लगभग r का वर्ग लिख सकते हैं, इसमें रख दीजिए, तो e किसके बराबर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे, और r का वर्ग धन a का वर्ग में a के वर्ग को क्या कर दिए हैं, इग्नोर कर दिए हैं, तो r का वर्ग बचा और उसका घात है 3/2, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या आया, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r का क्यूब। ये हो जाएगा लघु द्विध्रुव के लिए। ठीक है क्या, साथ में ही देखिए अगर हम देखें e लघु द्विध्रुव के लिए, केवल लघु द्विध्रुव के लिए देख रहे हैं, लघु द्विध्रुव के लिए E अक्षीय स्थिति के लिए और E का मान निरक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r का क्यूब, और ये निरक्षीय में आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r का क्यूब। सब कट जाएगा, इससे ये खत्म, p से p खत्म, r क्यूब से r खत्म, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो ये आ गया 2। ठीक है क्या, इसका मतलब लघु द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का अनुपात कितना होता है, 2, यानी कि अक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति की अपेक्षा 2 गुना वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है क्या, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी तीव्रता हमने E ले लिया और मान लिया कि इसमें कोई द्विध्रुव रखा है, यहाँ पर -q मान लिया, यहाँ पर +q मान लिया, और ये जो द्विध्रुव है ये क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है क्या, तो देखिए आपको बताया जा चुका है P का दिशा हमेशा -q से +q की तरफ होता है। ठीक है क्या, P का दिशा हमेशा -q से +q की तरफ होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा -q से +q की तरफ होता है। तो आप ये कह दें कि द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा के कोण पर हैं, या थीटा को दूसरे तरीके से ये कह दें कि P
और E के बीच का कोण ठीक है क्या। अब देखिए हम क्या निकालने वाले हैं, बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का मतलब होता है बल गुना लंबवत दूरी, ठीक है क्या। मान लिया अब इन दोनों बल देखिए, प्लस क्यू है, हमने क्या पढ़ा है कि E का डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, F/Q। तो यहाँ से फोर्स किसके बराबर, बल किसके बराबर, QE। ये हम पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उसमें लिखा था कि जो धनात्मक आवेश है वो क्षेत्र के दिशा में बल महसूस करता है, और जो ऋणात्मक आवेश है क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल महसूस करता है, ठीक है क्या। तो एक बल ऐसा है, एक बल ऐसा है QE, और एक बल ऐसा है QE। समझने के लिए इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये होगी, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है ये होगी, ये है इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। अब हमने जो द्विध्रुव है उसके बीच का दूरी को हमने क्या लेते आए हैं, 2a के बराबर। द्विध्रुव का दूरी किसके बराबर है, 2a के बराबर। अब देखिए ये 2a है, तो 2a का ये कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा। अभी हमने सीखा है कि जिधर थीटा बना रहता है उधर कितना जाता है, cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं बना है उधर कितना जाता है, 2a sin थीटा। ये दूरी कितना हो गया, 2a sin थीटा, ठीक है क्या। जिधर थीटा बना है उधर 2a cos थीटा, जिधर थीटा नहीं बनाता है उधर 2a sin थीटा। इसका 2a का cos घटक इधर, sin घटक इधर, तो दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितना हो गया, 2a sin थीटा, ठीक है क्या। तो देखिए बल आघूर्ण का मतलब होता है इन दोनों में से एक बल, दोनों में से एक बल, क्योंकि दोनों बल हमेशा बराबर होंगे। एक बल तो यहाँ लिख लो, एक बल, और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को दिखाते हैं टाउ से, इसको बोलते हैं टाउ। एक बल किसके बराबर है, QE के बराबर है, लंबवत दूरी है 2a sin थीटा। अब देखिए Q इंटू 2a को एक साथ लिख दिए, 2aq को एक साथ लिख दिए, और E sin थीटा। इसको हम क्या लिखते हैं, PE sin थीटा। तो टाउ बराबर क्या आ गया, PE sin थीटा। सदिश के रूप में लिखते हैं तो साइन रहता है तो क्रॉस आता है, और अदिश राशि रहता है तो डॉट आता है, अदिश गुणा रहता है तो डॉट आता है, कॉस रहता है तो डॉट आता है, साइन रहता है क्रॉस आता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस गुणा डॉट गुणा। तो ये टाउ बराबर ऐसे लिख सकते हैं P क्रॉस E। ये सदिश के बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। अब देखिए कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं, विशेष स्थितियां। अब देखिए टाउ बराबर आपने क्या लिखा है, PE sin थीटा। तो हम मान लेते हैं केस पहला, जब थीटा बराबर 0 हो, जब थीटा बराबर 0 होगा तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 0, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा
शून्य हो जाएगा, टाउ बराबर शून्य हो जाएगा। तब क्या कहेंगे, ऐसे बनेगा डायग्राम कि ये है क्षेत्र और आपका द्विध्रुव है इस तरीके से है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। इस केस में थीटा कितना हो गया, 0। तो क्या कहेंगे, ये है क्षेत्र और ये है आपका P का दिशा, ये है क्षेत्र। तो क्या कहेंगे, अगर द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर रखा जाए तो वह कोई भी बल आघूर्ण नहीं महसूस करता। देखो थीटा 0 है, मतलब द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर रख दिए हैं, तब कोई भी बल आघूर्ण महसूस नहीं करता। और इस केस को बोला जाता है स्थायी संतुलन का केस। स्थायी संतुलन का केस, पहले केस को क्या बोला जाता है, स्थायी संतुलन का केस। दूसरा केस देखते हैं, अगर थीटा 90 हो जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। देखो कितना बना रहा है, क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इस समय लंबवत दूरी अधिकतम होगी, क्योंकि देखिए थीटा 90 है तो साइन थीटा का मान साइन 90 हो जाएगा 1, और यही इसका अधिकतम मान है, यही इसका अधिकतम मान है। तो जो लंबवत दूरी है वो भी अधिकतम होगी और टाउ का मान भी अधिकतम होगा। टाउ यहाँ पर जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, पीई के बराबर, क्योंकि आपने साइन थीटा को क्या रख दिया है, 1 रख दिया है, और यही इसका अधिकतम मान है। तो क्या कहेंगे, अगर द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तब वह अधिकतम बल आघूर्ण महसूस करेगा। ठीक है क्या। तीसरा केस देखते हैं, जब थीटा 180 हो जाए, ठीक है, तो साइन 180, देखिए साइन 180 भी शून्य होता है, साइन 180 भी शून्य होता है। लेकिन डायग्राम कैसे बनेगा, अब इधर प्लस क्यू हो गया और इधर माइनस क्यू हो गया। देखिए ई का डायरेक्शन है और ये पी का डायरेक्शन है, तो पी ऐसे है और ई ऐसे है, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री। तो इसमें भी टाउ क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा, कोई भी बल आघूर्ण महसूस नहीं करेगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन। ठीक है, स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन को ध्यान से समझिए। जब ये स्थायी संतुलन था तो प्लस क्यू यहाँ है,
माइनस क्यू यहाँ है और ऐसे बल लग रहा है, ठीक है क्या। ये देखो पहला केस, प्लस क्यू में इधर बल, माइनस क्यू में इधर बल, ऐसे बल लग रहा है। अगर इसको आप थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा सा घुमा दें, तो ये बल ऐसे लग रहा है और ये बल ऐसे लग रहा है, तो इसको वापस इसी स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों बल है, ये दोनों बल है, ये ऐसे इसको वापस इसी स्थिति में, ऐसे स्थिति में था, इसको थोड़ा हटा दो, ये वापस उसी स्थिति में आने का प्रयास करेगा, ठीक है। ऐसे था, दोनों तरफ खींच रहा है, इसको ऐसे कर दो, तो ये दोनों बल जो लग रहा है उसको वापस इसी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, इसलिए स्थायी संतुलन बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो जो अस्थायी संतुलन है, ये बल महसूस करेगा माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर, ठीक है। माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर, प्लस क्यू क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये ऐसे बल लग रहा है, ऐसे बल लग रहा है, इसको थोड़ा सा हटा दो, इसको थोड़ा सा हटा दो, इसको पूरा खत्म कर देगा, पूरा मोड़ देगा। पहले क्या कर रहा था, वापस उसी स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा था, इसलिए स्थायी संतुलन बोले। अब इसको सोचो कि ऐसे बल लग रहा है, इसको थोड़ा सा आप घुमाओगे तो इसको पूरा घुमा देगा, वापस आने का प्रयास नहीं करेगा, इसलिए बोल रहे हैं अस्थायी संतुलन। और जब भी शब्द लिखे संतुलन, संतुलन का मतलब होता है कुल बल जीरो, कुल बल कितना, शून्य। यहाँ पर देखिए जितना बल स्थायी संतुलन में, जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है, कुल बल शून्य। इसमें देखिए अस्थायी संतुलन में जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है, कुल बल शून्य, ठीक है क्या। तो तीन केस हैं विशेष स्थितियां, एक स्थायी संतुलन, एक अस्थायी संतुलन और एक केस है अधिकतम मान का। जब लंबवत रखा जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण का अधिकतम हो जाएगा, ठीक है क्या। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो इस तरीके से रखा था, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको आपने घुमा के ऐसे ला दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू। मान लेते हैं कि ये क्षेत्र के साथ पहले θ1 बना रहा था, क्षेत्र के साथ पहले θ1 बना रहा था। अब मान लेते हैं कि क्षेत्र के साथ ये θ2 बना रहा है, तो आपने θ1 से θ2 तक घुमा दिया, ठीक है। या इस थीटा को समझने के लिए यहां बना लेते हैं, पहले ये जो द्विध्रुव था ये θ1 बना रहा था और अभी θ2 बना रहा है, तो आपने कहां से कहां घुमा दिया, θ1 से θ2 तक घुमा दिया। तो इसको घुमाने में कितना कार्य किया गया है, ठीक है क्या। तो आप रैखिक गति में कार्य बराबर क्या पढ़ते हैं, बल गुणित विस्थापन, ठीक है क्या, बल गुणित विस्थापन। जबकि आप इसमें क्या पढ़ेंगे, कार्य बराबर बल के जगह यहां क्या है, बल आघूर्ण है, ठीक है क्या। बल के जगह यहाँ पर बल आघूर्ण है और विस्थापन के जगह कोणीय विस्थापन है, विस्थापन के जगह कोणीय विस्थापन है, ठीक है क्या। तो एक अल्प मात्रा के कार्य के लिए, अल्प मात्रा के कार्य के लिए विस्थापन भी अल्प मात्रा में होगा, कोणीय विस्थापन भी अल्प मात्रा में होगा, ठीक है क्या। यहाँ क्या लिखते थे, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, यहाँ क्या लिखेंगे, कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन। तो एक अल्प अवयव के लिए, अल्प कार्य के लिए जो कोणीय विस्थापन है वो भी अल्प होगा।
तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ का मान आप जानते हैं, अभी निकाले हैं, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो टाउ का मान रख दिए पीई साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है क्या, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डी डब्ल्यू बराबर पीई, इंटीग्रेट कर देंगे साइन थीटा अवकलन। देखिए थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2, तो ये आ गया कार्य। ये देखिए पीई बाहर आ गया, पीई बाहर आ गया। और ध्यान रखिए साइन थीटा डी थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा किसके बराबर, माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2। तो ये क्या हो गया, देखिए पीई, पहले थीटा 2 का मान रखेंगे माइनस थीटा 1 का मान रखेंगे। देखिए माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पहले इसका मान रखते हैं माइनस इसका मान रखते हैं। तो पहले मैंने यहाँ इसका मान रखा माइनस इसका मान रखा। ठीक है क्या, तो क्या हो गया, पीई माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, यानी कि पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हो जाएगा आपका क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए मान लेते हैं कि पहले द्विध्रुव इस तरीके से रखा था, इस तरीके से रखा था, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ये वाला थीटा क्या है, 0 है, और बाद में आपने इस तरीके से घुमा दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इस वाले में थीटा थीटा है। तो जब जो थीटा 0 होता है उसको साम्य स्थिति लिया जाता है। तो मान लिया जाए आपने 0 से स्टार्ट किया और उसको किसी थीटा तक घुमाया, तो यही हमारे लिए थीटा 1 हो जाएगा और यही हमारे लिए थीटा 2 हो जाएगा। थीटा 1 से थीटा 2, 0 से चालू किए हैं तो थीटा 1 0, और कहाँ तक ले गए हैं, किसी कोण थीटा तक, तो वही थीटा 2 का काम करेगा। तो इसको बोला जाता है थीटा बराबर 0 को साम्य स्थिति। ठीक है क्या, साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति यानी कि थीटा 1 बराबर 0 से किसी कोण थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा, ये कार्य बराबर रख देते हैं पीई कॉस थीटा 1, तो कॉस 0 माइनस कॉस थीटा 2 यानी कि कॉस थीटा। तो कॉस 0 होता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साम्य स्थिति से किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है, किसी भी स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी वस्तु के उसके विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं, यहां एक बना लेते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, इसमें इस तरीके का बल लगा है, इस तरीके का बल लगा है जो इसको ऐसे लाने का प्रयास कर रहा है।
ठीक है क्या। अगर हम इसको इसके विपरीत दिशा में थीटा कोण से घुमा दें, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये थीटा कोण से घुमा दे, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा जैसे संचित हो जाएगा। हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो इसमें स्थितिज ऊर्जा जैसे संचित हो जाएगा। हम इसके विपरीत काम कर रहे हैं। जो इस पर बल लगा है वो उसको इस दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है, क्षेत्र के दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। हम इसको उसके विपरीत दिशा में अगर मान लिया जाए छोटा कोण डी थीटा से घुमा दिया, डी थीटा से घुमा दिया, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य इसमें कैसे संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जैसे। तो देखिए हमारे द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, हमारे द्वारा किया गया कार्य मान ले जाए डी डब्ल्यू है, ये किसके बराबर, टाउ डी थीटा। जैसे पिछले वाले सवाल में किए थे कुछ स्टेप वैसे ही चलेंगे, ठीक है क्या। तो देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू, फिर से क्या लिख दिए, टाउ के जगह पी ई साइन थीटा, फिर क्या हुआ डी डब्ल्यू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा, फिर ये क्या हो गया, पी बाहर आ गया, साइन थीटा का क्या हो गया माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। मान लेते हैं कि डी थीटा से हम घुमाए हैं, पहले इसका थीटा 1 था, अब ये क्या हो चुका है थीटा 2 हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा पीई, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर निकाले, पीई क्या हो गया कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब देखिए बात यह है कि जैसा पिछला क्वेश्चन में किए थे कि माइनस को अंदर कर दिए और थीटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इस तरीके से क्यों नहीं लिखे कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं वो इसके विपरीत दिशा में कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक आएगा, ठीक है। और इसी कार्य को क्या बोले, हम जो कार्य करेंगे वो किसमें संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जैसे संचित हो जाएगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ये आ जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए इसके लिए भी एक मानक स्थिति होता है, मानक स्थिति होता है, और मानक स्थिति होता है इसके लिए थीटा 1 बटे बराबर पाई बाई 2, मतलब पहले ऐसे रहे ये प्लस क्यू माइनस क्यू, और आपने यहां से किसी भी थीटा में घुमा दिया इसको, ठीक है क्या। मानक स्थिति क्या हो गया, पहले क्या था थीटा 1 था जो कि कितना है 90 डिग्री है, और वहां से आपने थीटा कोण से इसको घुमा दिया, ठीक है क्या। तो मानक स्थिति आपके लिए क्या हो गया थीटा 1 यानी कि 90 डिग्री, और उससे किसी एंगल थीटा तक आपने उसको घुमा दिया, ठीक है क्या। तो उस हिसाब से कैसे हो जाएगा, अच्छा मानक स्थिति थीटा इक्वल थीटा 1 पाई बाई 2 यानी कि 90 ही क्यों लिया गया है, इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है, उसी को मानक स्थिति लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मानक स्थिति के लिए, मानक स्थिति के लिए थीटा 1 क्या हो जाएगा पाई बाई 2, और थीटा 2 को कॉमन लिए, कोई भी एंगल थीटा है, तो u बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 के जगह कॉस थीटा 1 कॉस 90 होता है शून्य, तो u बराबर आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। अब देखिए विशेष स्थितियां, अगर थीटा 90 हो, हम कह रहे थे कि अगर थीटा 90 हो,
ठीक है क्या। इस स्थिति में आपने कहाँ लाया है, थीटा में लाया है। अगर इसी के जगह थीटा 90 हो तो थीटा 90 पर कॉस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मानक स्थिति के लिए कितना हो गया, ठीक है। यहाँ से ये इसको आपने क्या माना है, मानक स्थिति माना है कितना, थीटा 1, ठीक है क्या। ये टोटल हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। आपने 0 से चालू किया है, तब ये 0 से इसका मान है थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा 1 से चालू किया है, ठीक है। थीटा 1 किसका माना है, मानक वैल्यू कितना 90, तो थीटा 1 हो गया 90, और यहाँ थीटा है, ये पूरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। सुधार लेना इसको। मानक स्थिति क्या माना जाता है, π/2। हम मान लेते हैं कि आपने कहाँ से π/2 को मानक स्थिति मान लिया, तो एक बार π/2 घुमाए हैं, एक बार कोई भी एंगल थीटा घुमाए हैं, कोई भी कोण थीटा घुमाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर थीटा 90 होता, यानी कि आपने यहाँ से थीटा 90 होता मतलब यहाँ तक आए रहते, मानक स्थिति तक आए रहते, तो cos 90 0 हो जाता, तो u भी क्या हो जाता, 0 हो जाता। इसको बोलते हैं, तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा बराबर 0 हो जाए तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि u बराबर -PE। ये इसका न्यूनतम मान है, ठीक है। अब देखिए अगर थीटा बराबर 180 हो जाए, cos 180 डिग्री -1, तो u बराबर कितना हो जाएगा, देखिए cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये P हो जाएगा, और ये इसका अधिकतम मान है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 होने की वजह से इसी को मानक स्थिति लिया जाता है। जब स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है तब इसको बोला जाता है स्थायी संतुलन, और जब स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है तब इसको बोलते हैं अस्थायी संतुलन, ठीक है क्या। स्थितिज ऊर्जा का मान जब न्यूनतम होता है तब स्थायी संतुलन में होता है। ऊर्जा जितना कम होगा उतना संतुलित होगा, ऊर्जा जितना ज़्यादा होगा उतना ही असंतुलित होगा। तो जब स्थायी संतुलन का मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होना चाहिए, और अस्थायी संतुलन का मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा और देख लो, हम जब यहाँ तक आए, इसमें क्या मान के चले हैं कि किसी भी कोण थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया गया है। इसका मतलब इस तरीके से, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन था उसको देख लो, ये थीटा 1 में था, ऐसे था, उसको यहाँ तक घुमाया गया है। इसका मतलब देखिए ये थीटा 1 में से थीटा 2 तक घुमाया गया है, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया गया है। मानक स्थिति के लिए थीटा 1 बराबर π/2 ले लिए, मानक स्थिति के लिए थीटा 1 π/2 और थीटा 2 को थीटा मान लिए, ठीक है क्या, थीटा 2 को थीटा मान लिए। तो देखो यहाँ पर थीटा 1 कितना हो गया, 90 हो गया मानक स्थिति, और थीटा 2 को कहाँ तक घुमा दिए, ये थीटा 2 को हमने थीटा मान लिया, यही थीटा 2 है जिसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है क्या। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस पूरे वीडियो में आप वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित जितने भी निगमन हैं, समीकरण हैं, ठीक है क्या, वैद्युत द्विध्रुव से जितने संबंधित निगमन हैं और समीकरण हैं वो सारे इसी वीडियो में हो चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आपसे जो सवाल नहीं बनते हैं उसको हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम का
लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जब टाइप करेंगे इंस्टाग्राम में सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो, सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो, तो वहाँ हम आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज भी मिल जाएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आपको, या हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।